गोरी काली बहू का ससुराल में पहला दिन। रेशमा अपने दो बेटों की कुंडली पंडित के पास लेकर जाती है और उन्हें दिखाते हुए कहती है, पंडित जी, ये मेरे छोटे बेटे और बड़े बेटे की कुंडली है। आप मेरे दोनों बेटे के लिए अच्छी, संस्कारी, सुशील और खूबसूरत गोरी लड़की ढूंढ कर बताना। ऐसी एक लड़की तो मेरी नजर में है जो बहुत ही खूबसूरत और सुंदर है, जिसकी फोटो भी है मेरे पास। अरे पंडित जी, अगर आपके पास लड़की है तो दिखाने में कतराते क्यों हो? लड़की की फोटो देखते ही रेशमा को बहुत पसंद आ जाती है। अरे पंडित जी, इतनी सुंदर लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी। आप देरी मत कीजिए और रिश्ते की बात आगे बढ़ाइए। मैं अपने पति परमेश्वर से इसके बारे में जिक्र कर लेती हूँ। ऐसा कहकर रेशमा अपने घर पर आती है और अपने पति को लड़की की फोटो दिखाकर कहती है, ये देखिए जी, कितनी सुंदर लड़की दिखाई है पंडित जी ने हमारे बेटे के लिए। मैं तो कहती हूँ कि हमारे दोनों बेटे के लिए ऐसी ही सुंदर और सुशील लड़की ढूंढना। एक तो मिल गई है, एक और ढूंढनी बाकी है। देखो रेशमा, तुम चाहे जितनी भी लड़की ढूंढ कर लाओ, लेकिन मेरी पसंद में एक ही लड़की है जिसकी शादी मैं अपने बेटे विक्रम से करवाना चाहता हूँ। मैं जानती हूँ कि आप किसकी बात कर रहे हो। आप वही टीचर दोस्त वीरेंद्र की बेटी की बात कर रहे हो ना? अरे आपको पता है ना, वो कितनी काली और सांवली है। उसकी जोड़ी हमारे बेटे के साथ अच्छी नहीं लगेगी। तभी वहाँ अलीशा आ जाती है। पिताजी, माँ बिल्कुल सही कहती है। आपको उनकी बात मान लेनी चाहिए। उस काली कलूटी की जोड़ी हमारे भैया विक्रम के साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। मैंने अपने दोस्त को जुबान दी थी और मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ। अब इस घर की बड़ी बहू तो वही बनेगी। ऐसा कहकर रुपेश वहां से चला जाता है, जिसके बाद अलीशा और रेशमा दोनों आपस में बात करने लगते हैं। अगर तेरे पिताजी की जुबान है कि वो काली लड़की इस घर की बहू बनेगी, तो मेरी भी जुबान है। मैं उस लड़की का इस घर में जीना हराम कर दूंगी। पर मैं भी कम नहीं हूँ माँ, मैं भी उसे इस घर में जीने नहीं दूंगी। वो दोनों आपस में ऐसे ही बात कर रहे होते हैं कि वहीं दूसरी तरफ रुपेश अपने दोस्त वीरेंद्र के घर पहुंच जाता है और उससे कहता है, मेरे भाई, मेरे मित्र, आज मेरा वादा पूरा करने का समय आ गया है। मैं अपने बड़े बेटे विक्रम का रिश्ता तेरी बेटी सलोनी के लिए लेकर आया हूं। लेकिन रुपेश, हम तेरी रिश्तेदारी के मुकाबले नहीं हैं। हम कहां और तू कहां। एक दोस्त होकर तुझे ऐसी बातें शोभा नहीं देती। तू मेरा दोस्त है, कभी अपने आप को मुझसे कम मत समझना, ठीक है? ऐसा कहकर रुपेश वीरेंद्र को गले से लगा लेता है, जिसके बाद एक तरफ रेशमा अपनी पसंद की लड़की अनाया का रिश्ता अपने छोटे बेटे अनुराग से कर देती है, तो वहीं दूसरी तरफ रुपेश अपनी पसंद की लड़की का रिश्ता अपने बड़े बेटे विक्रम से करा देता है। कुछ दिनों में दोनों की शादियों की रस्म शुरू हो जाती है और वो दिन भी आ जाता है जिस दिन विक्रम और अनुराग अपनी अपनी पत्नियों को शादी करके अपने घर ले आते हैं। गृह प्रवेश करने के समय रेशमा केवल अनाया का ही गृह प्रवेश करती है। अरे आओ बहू, अंदर आओ, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारी खूबसूरती ने इस घर को चार चांद लगा दिए हैं। तुम भूल रही हो कि घर में एक नहीं बल्कि दो बहू आई है और तुम्हें दोनों का ही सम्मान एक बराबर करना होगा। रेशमा मन मारकर सलोनी का भी गृह प्रवेश करती है। ये देखकर सलोनी को बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती। अरे अनाया बेटा, मुझे पता है शादी के चलते तुम बहुत ज्यादा थक गई हो। जाओ, तुम अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। रेशमा अनाया को उसके कमरे में भेज देती है, जिसके बाद रुपेश सलोनी से कहता है, जाओ बेटा सलोनी, तुम भी अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। अपनी पत्नी को अपने कमरे में ले जाओ। अजी, आपको बड़ी जल्दी हो रही है इसे इस कमरे में भेजने की। आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? घर में कितने सारे काम ऐसे ही पड़े हैं। रेशमा ऐसा कहकर सलोनी को अपने साथ रसोई में ले जाती है और कहती है, ये सारे बर्तन धो लो, क्योंकि कल तुम्हारी पहली रसोई है, तो रसोई का साफ होना बहुत जरूरी है। रेशमा ऐसा कहकर अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है, जिसके बाद बेचारी सलोनी पूरी रात भर बैठकर रसोई में बर्तन धोने लगती है और रसोई की अच्छे से साफ सफाई भी कर देती है। आधी रात के समय में बहुत ज्यादा वो थक जाती है और अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। अगले दिन सलोनी और अनाया की पहली रसोई की रस्म होती है। अरे अनाया भाभी, अभी तक आप तैयार नहीं हुई? आज आपकी रसोई की पहली रस्म है। जल्दी से तैयार हो जाओ और नीचे आ जाओ। हे भगवान जी, तुम कैसी बात कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे खाने में कुछ भी बनाना नहीं आता?
लेकिन भाभी रस्म करना तो जरूरी है। आप तैयार होकर नीचे आ जाइए, बाकी की सारी बातें माँ संभाल लेंगी। अलीशा के जाने के बाद अनाया खुद से कहती है, ओहो, ये टिपिकल फैमिली तो मुझसे संभाली ही नहीं जा रही और पता नहीं मुझे क्या झेलना पड़ेगा इस घर में रहकर। अनाया मुंह बनाकर नीचे आ जाती है जहां रेशमा ने सलोनी को रोके रखा था। अरे मेरी प्यारी बहू, आखिरकार तुम आ ही गई। देखो, तुम्हारी रसोई की पहली रस्म है। तुम्हें मीठे में कुछ अच्छा सा बनाना है। जो तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छा बनाने आता है वो तुम बना सकती हो। अब क्या मुझे ये बात बार बार तुम सभी को बतानी पड़ेगी? अरे तुम्हें समझ नहीं आता? मुझे खाना बनाने नहीं आता है, लेकिन फिर भी अगर तुम सभी चाहते हो कि मैं कुछ बनाऊं तो मैं बना कर लाती हूँ। अनाया का ये जवाब सुनते ही रेशमा की बोलती बंद हो जाती है, जिसके थोड़ी ही देर बाद अनाया रसोई से मैगी बनाकर लाती है। अरे भाभी, ये क्या? आपने तो केवल थोड़ी सी मैगी ही बनाई है। हाँ हाँ, अपनी शक्ल यहाँ से लेकर दफा हो जाओ। कहीं तुम्हारी नियत मेरी मैगी पर ना आ पड़ जाए। सुबह से कुछ भी नाश्ते में नहीं बनाया है तुम लोगों ने। भूखा मार दिया मुझे इस घर के अंदर। अनाया ऐसा कहकर अपनी मैगी की प्लेट अपने कमरे में ले जाती है और वहां बैठकर आराम से खाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सलोनी रसोई में जाती है और एक बहुत स्वादिष्ट खीर बनाकर लाती है और सबको परोसती है। ये लीजिए माँ जी, मैं आपके लिए खीर बनाकर लाई हूँ। रुपेश खीर खाते हुए सलोनी से कहता है, अरे वाह, क्या स्वादिष्ट खीर बनाई है तुमने बहू। ऐसी खीर तो मैंने पहले कभी नहीं खाई। वैसे तुम्हारी सास को ये खीर खानी चाहिए, क्योंकि ऐसी खीर तो तुम्हारी सास को बनाने भी नहीं आती। अरे वाह, फिर तो सच में अच्छी बनी है। रेशमा भी खीर खाती है, लेकिन वो बिना तारीफ करे वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अनाया का बर्ताव घर में किसी को भी पसंद नहीं आता, क्योंकि अनाया सबके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है और अपनी कोई भी चीज किसी को भी नहीं दिखाती। एक दिन रेशमा चिल्लाते हुए अपने कमरे से आती है, अरे विक्रम, अनुराग, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम रुपेश जी? जल्दी से यहाँ पर आओ। घर के सभी सदस्य रेशमा के पास आ जाते हैं। मेरी अलमारी में से सारे गहने चोरी हो गए हैं और कहीं मिल नहीं रहे। मुझे यकीन है इस काली कलूटी ने सारे गहने चुराए होंगे। माँ जी, आप इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर कैसे लगा सकती हो? मैं जानता हूँ सलोनी ऐसा कभी नहीं कर सकती। तभी वहाँ अलीशा आती है और कहती है, माँ, आधी रात के समय मैंने अनाया भाभी को एक बैग घर से बाहर ले जाते हुए देखा था और देखो, आज अनाया भाभी घर पर भी नहीं है। शायद उन्होंने ही घर में चोरी की है। ये सुनते ही रेशमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सही कहती हो बेटी, आज मुझे अपनी गलती का पछतावा है। मैंने केवल अनाया का रंग रूप ही देखा था। मैंने कभी उसके बारे में ये तक पता नहीं लगाया कि वो किस तरह की लड़की है। और ऊपर से मैंने सलोनी को बहुत कुछ सुनाया। सलोनी बहू, हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं माँ जी, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरी माँ जैसी हैं। सलोनी की ये बात सुनकर रेशमा उसे गले से लगा लेती है, जिसके बाद रेशमा कभी भी गोरे और काले में कोई फर्क नहीं करती और अपनी बहू सलोनी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।